फिर से स्वागत है। आशा है कि आप अच्छा कर रहे हैं। मैं सरला हूँ। वायुमंडल पर पहले सत्र में हमने हवाओं के वर्गीकरण और उनके प्रभावों तथा बदलते मौसम और जलवायु में हवाओं की भूमिकाओं पर बात की थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और वायुमंडल के बारे में और अधिक समझते हैं। कक्षा 9वीं सामाजिक अध्ययन। सीखने के परिणाम। आप समझ पाएंगे। आर्द्रता और वर्षण। वर्षण के रूप। वर्षा के प्रकार। संवहनीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा। चक्रवाती वर्षा। वाष्पीकरण। पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय अवरोध के ऊपर नम हवा के उठने के कारण होने वाली वर्षा। चक्रवाती वर्षा। वायु के गर्म होने और ठंडी होने की वजह से होने वाली वर्षा। वाष्पीकरण। वाष्प या गैस का प्रवाही में रूपांतरण। वाष्प उत्सर्जन वह प्रक्रिया जिसकी वजह से पौधों की सतह से पानी नष्ट हो जाता है। सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता यह बताने का एक तरीका है कि हवा में कितनी आर्द्रता हो सकती है, इसकी तुलना में कितनी विद्यमान है। औस बिंदु वह तापमान जिसमें हवा में जलवाष्प संतृप्त हो जाता है और पानी की बूंदें बनाना शुरू हो जाती है। ओलावृष्टि। ओलावृष्टि वह वर्षा है जो कुछ हद तक जमी हुई होती है। ओले पत्थर। ओले बर्फ के छोटे छोटे गोले होते हैं जो आकाश से बारिश की तरह गिरते हैं। वर्षा छाया। पहाड़ों की ढलान का एक क्षेत्र जहां पहाड़ों की हवा की ओर वाले क्षेत्र की तुलना में थोड़ी वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा के समीप पृथ्वी के गर्म हिस्से में गर्म महासागर के पानी के ऊपर एक गोलाकार वायु गति होती है। संकल्पना मानचित्र को देखें। आइए अब और अधिक तत्वों को समझें। आर्द्रता और वर्षण। आइए याद करें कि वायुमंडल में जल चक्र कैसे कार्यरत होता है। आप समझ सकते हैं कि जलमंडल और वायुमंडल एक दूसरे के साथ किस तरह संपर्क करते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प एक अति मुख्य घटक है।
ज़्यादातर स्थानों पर वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा समय के साथ और बदलते मौसम स्वरूप के हिस्से के रूप में अलग होती है। कई स्थानों पर सर्दियों में शुष्क और ठंडा होता है। ऐसी जगहों पर हमारी त्वचा खुजली, शुष्कता और दरार महसूस करती है। उच्च तापमान के साथ मिलकर यह जल वाष्प आपको उमस और पसीने की अनुभूति देती है। इसके कारण कुछ स्थान बहुत आर्द्र होते हैं और कुछ स्थान रेगिस्तान की तरह बहुत शुष्क लगते हैं। वायुमंडल में नमी जल वाष्प जल निकायों से वाष्पीकरण के द्वारा और पौधों से वर्षा वर्षोत्सर्जन के द्वारा प्राप्त होती है। आर्द्रता हवा में जल वाष्प की मात्रा है। उच्च आर्द्रता में हमारा पसीना हमें ठंडा नहीं कर पाता क्योंकि वह वाष्पित नहीं हो पाता। कम आर्द्रता में हमें प्यास भी अधिक लगती है। क्या आप जानते हैं आर्द्रता मापी एक उपकरण है जो हवा में जल वाष्प की मात्रा को मापता है। हम सापेक्ष आर्द्रता की संकल्पना का उपयोग करके आर्द्रता को व्यक्त कर सकते हैं। सापेक्ष आर्द्रता इनके बीच का अनुपात है। पहला, किसी दिए गए तापमान और दबाव पर हवा अधिकतम जल वाष्प धारण कर सकती है। दूसरा, किसी भी समय इसमें उपस्थित जल वाष्प की वास्तविक मात्रा। उदाहरण के लिए 20 डिग्री सेंटी 20 डिग्री सी तापमान पर हवा में प्रति घन मीटर 80 ग्राम जल वाष्प हो सकता है। यदि वास्तविक जल वाष्प केवल 40 ग्राम है तो सापेक्ष आर्द्रता 50% होती है। तापमान में कमी या जल वाष्प के जोड़ से सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती है। तापमान में वृद्धि होने से और जल वाष्प में कमी होने से सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाती है। वह महत्वपूर्ण तापमान जिस पर संतृप्त स्तर पहुंच जाता है ओस बिंदु कहलाता है। यदि वातावरण में सापेक्ष आर्द्रता 100% है तो इसे संतृप्त स्तर माना जाता है। संघनन संघनन वाष्पीकरण के विपरीत होता है क्योंकि इसमें जल वाष्प को पानी की बूंदों या बर्फ के टुकड़ों में रूपांतरित करते हैं। जब सापेक्ष आर्द्रता 100% से ज़्यादा हो जाती है तो वायुमंडल में रहने वाले अतिरिक्त जल वाष्प पानी की सूक्ष्म बूंदों के रूप में
संघनित हो जाते हैं। संघनन तभी हो सकता है जब वायुमंडल में सूक्ष्म ठोस कण उपस्थित हो। संघनन किसी संपर्क सतह पर भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, क्या आपने देखा है कि जब एक प्याले में ठंडा पानी भर दिया जाता है तो क्या होता है? प्याले के बाहरी सतह पर संघनन होता है क्योंकि हवा में उपस्थित नमी ठंडी सतह के संपर्क में आती है। जब जल वाष्प पौधों जैसी सतहों पर संघनित होता है तो ओस की बूंदें बनती है। धूल के कण भी वायुमंडल में जल वाष्प से जल के अणुओं को आकर्षित करते हैं। इससे वाष्प का बूंदों में संघनन होता है। लाखों और करोड़ों ऐसी बूंदें एक साथ विभिन्न प्रकार के बादलों के रूप में दिखाई देती है। अगर घन पर्याप्त ठंडे हैं तो उनके बर्फ के कण भी हो सकते हैं। बादलों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत उनके आकार और ऊंचाई पर पाए जाने के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए, साइरस बादल, क्यूमुलस बादल, स्ट्रेट्स निबंस, बारिश वाले और ऊर्ध्वरा बादल। संघनन के साथ बूंदें भारी हो जाती है और पृथ्वी पर वर्षण के रूप में गिरती है। लैटिन शब्द वर्षण से जिसका अर्थ है सिर के बल गिरना, भूलंब, बारिश, बर्फ, ओले आदि के रूप में। यदि ये बूंदें पृथ्वी की सतह के बहुत पास संघनित हो जाती है तो बूंदें हल्की हो जाती है और हमें कोहरा मिलता है। वर्षा के रूप। वर्षा वर्षण का सबसे साधारण रूप है। जब संघनन हिमांक से नीचे के तापमान पर होता है तो जल वाष्प सीधे बर्फ के कण में संघनित हो जाता है। ये चूर्ण या बर्फ के टुकड़ों के रूप में पृथ्वी पर गिर सकते हैं। वर्षा के इस रूप को बर्फबारी कहा जाता है। मध्य और उच्च अक्षांशों और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी काफ़ी आम है।
जब बारिश पृथ्वी की सतह के पास हवा की ठंडी परत से होकर गिरती है तो बारिश की बूंदें बर्फ में जम जाती है और नीचे गिरती है। वर्षा के इस रूप को ओलावृष्टि कहा जाता है। जब वायुमंडल में तीव्र ऊर्ध्वाधर धाराएं होती है तो कम तापमान पर उच्च ऊंचाई पर संघनन होता है। बर्फ के कण आकार में धीरे धीरे बढ़ते हैं लेकिन ऊपर उठती धाराओं के कारण गिरते नहीं हैं। अतः बर्फ के कण कुछ सेंटीमीटर व्यास के बड़े आकार के हो जाते हैं और ठोस द्रव्यमान के रूप में नीचे गिरते हैं। वर्षा के इस रूप को ओलावृष्टि कहा जाता है। ओलावृष्टि से फसलों और इमारतों को नुकसान होता है। वर्षा के प्रकार। पहला, संवहनात्मक वर्षा। दूसरा, पर्वतीय वर्षा। तीसरा, चक्रवाती वर्षा। संवहनात्मक वर्षा। इस प्रकार की वर्षा तब होती है जब गर्म जमीन के ऊपर की आर्द्र हवा आसपास की हवा से गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठने पर यह हवा फैलती है, ठंडी होती है और संघनित होकर पानी के रूप में बदल जाती है। संवहनीय वर्षा कम अक्षांशों और महाद्वीपों के आंतरिक भाग में गर्मी के दिनों में आम है और आमतौर पर दिन के सबसे गर्म हिस्से के बाद छोटी भारी बारिश के रूप में आती है। कभी-कभी गरज और बिजली के साथ भी होती है। पर्वतीय वर्षा। ओरोग्राफिक वर्षा को कभी-कभी ओरोजेनिक वर्षा भी कहते हैं। यह शब्द हमें ग्रीक शब्द ओरेस से मिलता है जिसका अर्थ है पर्वत। ऐसा तब होता है जब नम हवा को अपने रास्ते में किसी पर्वत या दूसरी ऊंचाई से ऊपर उठने के लिए मजबूर किया जाता है। इस प्रकार कई पर्वत श्रृंखलाओं के घुमावदार किनारों पर भारी वर्षा होती है, जबकि पवनवाद पक्ष जिसके साथ हवा नीचे की ओर चलती है कम वर्षा होती है। ऐसी स्थिति भारत के पश्चिमी तट पर विस्तृत रूप से उत्पन्न होती है। अरब सागर से आने वाली नम हवा पश्चिमी घाट से टकराकर ऊपर उड़ती है जिससे विस्तार, ठंडक और वर्षा होती है।
पश्चिमी घाट के दूसरी ओर नीचे की ओर आने वाली हवा नमी से रहित है और इसलिए दक्कन पठार के मध्य भाग में बारिश नहीं होती है। इसलिए यह क्षेत्र शुष्क है और वर्षा छाया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। चक्रवर्ती वर्षा इस प्रकार की वर्षा चक्रवात या अवसाद के पारित होने से जुड़ी होती है। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात तथा शीतोष्ण चक्रवात। साइक्लोन चक्रवात शब्द ग्रीक शब्द क्लिलोन से लिया गया है, जिसका अर्थ है घूमने वाला। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म समुद्री सतह 26 डिग्री से 27 डिग्री पर परिपक्व होते हैं और भूमि की ओर बढ़ते हैं। चक्रवातों की गति से हवाएं ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठी हुई वायु भारी वर्षा करती है। शीतोष्ण चक्रवात तब होते हैं जब ठंडी, शुष्क, सघन वायु राशियां गर्म, गीली, हल्की वायु राशियों के साथ मिलती है। गर्म हवा हल्की होने के कारण सघन ठंडी हवा द्वारा ऊपर उठाई जाती है और परिणाम स्वरूप वर्षा होती है। आइए देखते हैं विश्व भर में वर्षा। पहला, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री और 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच व्यापारिक हवाओं के कारण पूर्वी तटों पर वर्षा ज़्यादा होती है और पश्चिमी की ओर कम हो जाती है। दूसरा, भूमध्य रेखा के 40 डिग्री और 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच पश्चिमी हवाओं की वजह से पश्चिमी तट पर वर्षा भारी होती है और पूर्व की ओर कम हो जाती है। तीसरा, कम दबाव वाले क्षेत्रों, विशेषकर भूमध्य रेखा के आसपास उच्च दबाव वाले क्षेत्रों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। चौथा, महाद्वीप की तुलना में महासागरों पर वर्षा अधिक होती है। पांचवा, तो यह सब आर्द्रता, वर्षा और वर्षा की किस्मों के बारे में है जो वातावरण को प्रभावित करता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा।